हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रमुख जनजाति के बारे में, जो है थारू जनजाति। तो ये जो जनजाति है वो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में इनको मेनली देखा जाता है। उत्तराखंड की कुछ ऊधम सिंह नगर जो है, जो जिला है, उसके कुछ स्थान हैं खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज। इन जिलों के 141 गाँव में ये निवास करने वाला सबसे बड़ा समुदाय है, जनजातीय समुदाय है। और इनकी जो जनसंख्या है वो अन्य जनजातियों से सबसे अधिक है कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, उत्तराखंड के अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में इन्हें देखा जाता है, जिसमें कि लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिले आते हैं। ठीक है, इन जिलों में थारू समुदाय के लोगों को देखा जाता है। इसके अलावा बिहार में भी चंपारण और दरभंगा जिलों में हम थारू जनजाति को देख सकते हैं, और नेपाल के पूर्व में भेजी से लेकर के पश्चिम महाकाली नदी के तराई एवं भावर क्षेत्रों में हमें थारू जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इनकी उत्पत्ति की। इनकी उत्पत्ति जो है, कहा जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति है वो सामान्यतः किरात वंश को माना जाता है कि किरात वंश का जो ही ये वंशज है, इनको थारू कहा जाता है। ठीक है, इनकी अलग अलग जातियां भी होती हैं और उपजातियां भी होती हैं। कई लोगों का ये मानना है कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने के कारण, और खुद को ये राणा प्रताप का वंशज कहते हैं जो थारू लोग होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो थारू पड़ने का लोग समर्थन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनके नाम के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में है। इन लोगों में कुछ ऐसा भी मानना है कि जो इनके पूर्वज थे वो चित्तौड़गढ़ में लंका से लड़ाई करने के लिए गए थे। चित्तौड़गढ़ से उनके जो पूर्वज हैं वो लंका पर लड़ाई करने गए, लेकिन वो डर गए, वहाँ से डर के भाग गए और भाग करके पहाड़ों की तरफ आने लगे और वहाँ पर बस के जो पहाड़ के बाद जो तराई क्षेत्र है उन जगहों पर ये आकर के बसने लगे। तो कुछ ये भी मान्यता कही गई है। ठीक है, बात करेंगे इनके शारीरिक गठन की। तो इनका जो कद है वो क्या होता है, थोड़ा सा ये कद के छोटे होते हैं। ठीक है, पित्तवर्ण के ये होते हैं, चौड़ी इनकी मुखाकृति होती है, यानी कि आप बिल्कुल एकदम चौड़ा सा इनका फेस देखेंगे, फ्लैट इनका फेस होता है। ठीक है, इनकी जो नासिका यानी कि नाक वाला जो एरिया है तो वो उठा हुआ नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा, मतलब कर्व में होता है, सपाट सा होता है। ठीक है, और इनको लगभग मंगोल प्रजाति के लोगों के आसपास देखा जाता है कि मंगोल प्रजाति की और जो थारू जनजाति के लोग हैं वो कुछ हद तक एक जैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें जो पुरुषों की बात करें तो पुरुष की तुलना में स्त्रियां ज़्यादा आकर्षक होती हैं। ठीक है, ज़्यादा सुंदर इनमें स्त्रियों को देखा जाता है। इनकी कोई भाषा नहीं होती है। बात करें इनकी भाषा की तो इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। जैसे आप पहाड़ में चले जाएं तो पहाड़ी लैंग्वेज आपको मिलेगी, लेकिन जो थारू जनजाति के लोग हैं, थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करने के बावजूद भी जिस जिस एरिया में ये रहते हैं, जिस एरिया के समीप ये रहते हैं, वहीं की लैंग्वेज को ये अपना लेते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके शारीरिक गठन की। वेशभूषा की बात करें तो इनकी वेशभूषा बहुत अलग होती है। ठीक है, ये चोटी रखना पसंद करते हैं, लंबे बाल रखना पसंद करते हैं। जो इनकी वेशभूषा है, इनमें मेनली इनका जो तरीका होता है रहने का, तो उसमें ये धोती, लंगोटी, कुर्ता, टोपी और साफा मेनली बांधते हैं सर पर। तो इस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं। लड़कियां जो होती हैं, स्त्रियां, वो रंगीन लहंगा पहनती हैं, काली ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ता, इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो कपड़े हैं वो पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, साथ में ये कुछ आभूषण भी पहनते हैं, जिसमें जो धातु को ये यूज़ करते हैं, जो मेटल यूज़ करते हैं वो होता है पीतल, चांदी और कांसे का। ठीक है, और एक इनमें प्रथा होती है जिसको बोलते हैं गूंदना, गुदवाना। तो गूंदना मतलब होता है कि वो कुछ सुई होती है और सुई को गर्म करके आग में और फिर उसको स्किन पे लगाया जाता है, जिससे वो कुछ निशान सा रह जाता है। तो ये प्रचलन इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इनके आवास की। तो आवास क्या होता है इनका? आवास का मतलब है कि रहने का स्थान, घर कैसे होता है। सो घर की बात करें तो इनका जो घर बना होता है वो लकड़ी का बना होता है, पत्तों का बना होता है मेनली। दीवारों पे ये चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी करना पसंद करते हैं। इनके घर के पास पशुओं के लिए स्थान होता है, जहाँ पर ये अपनी गाय, भैंसें वगैरह, बकरियां वगैरह जो पालते हैं उनको रखते हैं, जिसको ये पशु बाड़ा कहते हैं।
साथ में इनका एक पूजा स्थल भी ज़रूर होता है हर घर में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इनका रहने का स्थान या आवास को हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। इनका जो खाने पीने का जो सिस्टम होता है, भोजन का बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन होता है वो मेनली वो चावल और मछली होता है, ठीक है। ये बहुत पसंद करते हैं चावल और मछली को, ठीक है। इसके साथ में ये और भी चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे दाल हो गया, ठीक है, अंडे वगैरह, दूध, दही, मांस नॉर्मली होता है वो तो करते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें तो चावल और मछली इनका जो है वो इनका मेन फूड है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक स्वरूप इनका कैसे होता है, इनका जो सामाजिक स्वरूप है कई गोत्रों में होता है। इनमें जातियाँ या कुरियाँ होती हैं, कुरियों के नाम से जाना जाता है, अलग अलग गोत्र, जाति और कुरियों, इस तरीके से इनकी जो सामाजिक स्वरूप है वो बना होता है। एक ढांचा जो इनका समाज का होता है वो होता है, ठीक है। इनमें जो विवाह की प्रथा होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, सबसे अलग से होती है। इनमें थोड़ा-सा इसको बहुत अच्छे से जान लेती हैं क्योंकि इनकी विवाह प्रथा है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है, ठीक है। बहनों का आदान-प्रदान भी इसमें देखा जाता है, मतलब ये क्या होता है कि आपके घर में जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़की दूसरे घर में गई, वहाँ की लड़की फिर आपके घर में शादी करके आ सकती है, तो कुछ इस तरीके का नियम इनके यहाँ होता है, ठीक है। दोनों पक्षों में अगर विवाह तय हो जाता है तो उसको वो विवाह पोड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। विवाह के बाद मतलब विवाह की जो सगाई की जो रस्म होती है, जो सगाई विवाह से पहले होता है, शादी से पहले, सो उसको वो बोलते हैं अपना पराया, ठीक है। मेनली सगाई सब जगह बोला जाता है, ठीक है, लेकिन जो थारू जनजाति है उसमें सगाई को बोला जाता है अपना पराया। और सगाई के बाद भी क्या होता है, लगभग 10 से 15 दिन पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर आते हैं, ठीक है, और विवाह की तिथि निश्चित कर देते हैं। जब विवाह की जो तिथि यानी कि जो डेट है वो फिक्स जब हो जाती है तो उसको बोला जाता है बात कट्टी। क्या बोला जाता है? बात कट्टी, ये याद रखना है, ठीक है। इनकी जो शादी होती है वो माघ में होती है। माघ या फुलोरा दूज इनके लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। और शादी करने के बाद क्या होता है, लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, मतलब शादी करके वो अपने ससुराल आएगी, फिर अपने भाई के साथ या पिता के साथ फिर अपने घर लौट जाती है। और फिर जब शादी हो जाती है तो 2 या 3 महीने बाद ये चैत या बैसाख महीने में वापस आती है और फिर अपने स्थायी रूप से अपने जो ससुराल है वहाँ पे रहने लगती है, ठीक है। और इस रस्म को बोला करते हैं थारू लैंग्वेज में चाला, ठीक है। क्या कहते हैं? चाला कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इनका प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें जो बात करेंगे तो जो थारू जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त है पुरुषों के अपेक्षा, ठीक है। तो महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनका जो परिवार का सिस्टम होता है तो इनकी परिवार मतलब एकाकी भी देखने को मिलता है और संयुक्त भी देखने को मिलता है, ठीक है। मुखिया जो इनका घर का मुखिया होता है वो इनका वृद्ध व्यक्ति होगा, जो परिवार का सबसे बुजुर्ग इंसान होगा वो ही मुखिया होता है, ठीक है। समाज की बात करें, इनका समाज जो होता है मातृसत्तात्मक होता है, पितृवंशीय होता है, पितृस्थानीय होता है, ठीक। इस तरीके की जो परंपरा है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सीधे-साधे कहे जाते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में ये रहने वाले होते हैं, पशुपालक होते हैं, ठीक है। पशुओं को पालना, कृषि कार्य इन्हें पसंद होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को ये करते हैं। जड़ी-बूटियों का, फल-फूल को एकत्र करने का इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें इनकी जो शौक है वो होता है, ठीक है। त्योहार, ये हर तरह के त्योहार मनाते हैं, दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, ठीक है, कन्हैया अष्टमी, इस तरीके के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं। अगर हम धर्म की बात करें, जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थारू जनजाति को लेकर के। आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।